4 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल के लिए पटना में अशोक गहलोत, तेजस्वी के जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी के वादे पर सुधांशु त्रिवेदी का तंज। पहले नौकरी के बदले लेते थे जमीन, अब लेंगे घर संपत्ति। छठ त्योहार को लेकर रेलवे तैयार, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम। नई दिल्ली स्टेशन पर मशीन से मिल रहा है तुरंत टिकट। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। चार दिवसीय केरल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला मंदिर में किए दर्शन पूजन। देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की कामना। देश के कई इलाकों में धूमधाम से मनाई गई अन्नकूट और गोवर्धन पूजा। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। और महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना जरूरी। समाचार विस्तार से। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हैं और चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना में हैं ताकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों का हल निकाला जा सके। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में घमासान मचा हुआ है। के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद यह हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में चल रहे विवाद पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ पाए तो बिहार को क्या एक साथ रख पाएंगे। गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि जो गठबंधन में 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एक साथ नहीं रख पाएंगे।
और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बने गतिरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नौकरी का चुनावी दांव खेलते हुए जीविका दीदियों को स्थायी करने की घोषणा की और कहा कि इनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह होगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। और आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को घेरा है। नित्यानंद राय ने कहा है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है, वह केवल जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं। जीविका दीदियों के जीवन में जो खुशियां आई हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से आई हैं। तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है? भ्रम फैलाने की बात है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राजद के चुनावी घोषणा पत्र नौकरियों के संबंधी किए गए वादे पर तंज कसा। राजद के लोग बोलते हैं, उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद अब लद्दाख में हालात सामान्य होने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने के बाद लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की केंद्र सरकार के साथ एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 सदस्य, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और लद्दाख के सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर सज्जाद कारगिली ने बैठक के मुद्दों पर खुशी जताई। स्टेट 226 शेड्यूल की मांग को लेकर 6 साल से लद्दाख में एक मूवमेंट चल रहा है, तो उसी को लेकर एमएचए के साथ बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू है। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग कर रहे थे, बदकिस्मती से 24 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है लद्दाख में उसको लेकर के काफ़ी एक डेडलॉक सा हुआ था, वो आज ख़त्म हुआ। एमएचए की तरफ से ये मीटिंग जो है सब कमेटी की बुलाई गई थी, जिसमें केडी और एपेक्स के 3 मेंबर्स ने शिरकत किया और ऑनरेबल एमपी भी थे, दोनों सीईसीज भी थे। एक पॉजिटिव आउटकम आने की हमें उम्मीद है।
और हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान लद्दाख के सांसद हाजी हनीफ जान ने कहा कि न्यायिक जांच और संवाद की बहाली के साथ ही उन्हें अब उम्मीद जगी है कि इस राजनीतिक गतिरोध का समाधान बातचीत से जल्द ही निकल सकता है। लद्दाख से जुड़े हुए कई संगठनों की एक अहम बैठक गृह मंत्रालय में संपन्न हुई। हमारे साथ लद्दाख के सांसद हनीफा जान साहब हैं। सर, एक अहम बैठक संपन्न हुई, क्या मुद्दे थे और किस तरह की बातचीत हुई गृह मंत्रालय से? मुद्दा वही था जो हमारे केडे और एपेक्स का एजेंडा 4 पॉइंट एजेंडा था। उसमें से जो मेन हमारा टॉपिक था स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर हमने आज बात करनी थी। और जिस तरीके से MHA जो इन प्रिंसिपल पहले माना था, हम इन पर बात करेंगे। आज खुले दिल से खुले मन से जो है उन मुद्दों पे जो है बातचीत हुआ और मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी माहौल में खुले दिल से ये लद्दाख के ऊपर बातचीत हुआ और ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से मीटिंग बुला के जल्दी से जल्दी जो है इन इश्यूज़ का कोई ना कोई रिजोल्व करेंगे। कौन कौन से अहम मुद्दे? हमारा जो एजेंडा है उसी एजेंडे पे हमने बात किया है, तो बहुत अच्छे माहौल में अच्छी शुरुआत हुआ है। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे क्या आंसर किया, किस तरह का प्रतिक्रिया रही गृह मंत्रालय? देखिए, हमने अपनी ओर से जो हमारा जो मुद्दे थे उस पर जो सजेशन वगैरह था वो रखा। MHA ने अपना रखा। अब आने वाले जो मीटिंग्स है उनमें तफसीलन जो है इन पे डिस्कशन हो जाएंगे। सर, कोई समय सीमा तय हुई है अगली मीटिंग की? कोई समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि कोशिश करेंगे किसी टाइम बाउंड में जल्दी से जल्दी जो है मीटिंग वगैरह करके इस इशू को हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लद्दाख के सांसद हनीफा जान साहब, जिनका मानना है कि आज बहुत अच्छे माहौल में गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख से जुड़े हुए विषयों पर मीटिंग हुई, जिसमें जो अहम मुद्दे थे वो स्टेटहुड का एक मुद्दा था। हनीफा जान, उनका कहना है कि गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे माहौल में इस मीटिंग को किया, उनकी बातों को सुना और आगामी मीटिंग भी इस मुद्दे पर जल्द होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कम ही किया जाता है। उन्होंने गोरखपुर में RSS की शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश और फ्रांस के उपनिवेश के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी, राजनीतिक इस्लाम को लेकर भी मोर्चा लिया था। उन्होंने छांगुर प्रकरण को राजनीतिक इस्लाम से जोड़ते हुए कहा कि आज भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के रूप में राजनीतिक इस्लाम को बढ़ाने का काम हो रहा है। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। और दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म RPF कंट्रोल रूम में रेल मंत्री की बातचीत, मेडिकल यूनिट और यात्रियों से रेल मंत्री ने बातचीत की। रेल मंत्री ने यात्रियों की सुविधा केंद्र का दौरा किया और पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। आपको बता दें कि 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है और 7,800 और ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई जा रही है। प्रतिदिन लगभग 4.25 लाख लोग इसमें सफर कर रहे हैं। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं। 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय किए गए हैं। भीड़ भाड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम
UTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम, यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी की गई है। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों, वीडियो पर त्वरित कार्रवाई, अफवाहें फैलाने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। इस तरह की बात भी कही जा रही है। और आगे बता दें आपको कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। नई दिल्ली स्टेशन पर रेल सेवक MUTS यानी कि मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग सर्विस मशीन के जरिए यात्रियों को तुरंत टिकट दे रही है। हमारे सहयोगी राजेश राज इस बारे में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से बातचीत की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी साइड एरिया में जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की टिकट काउंटर्स भी बड़े पैमाने पर हैं। जो टिकट वेंडिंग मशीन है वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वैसे मुसाफिर जो खुद टिकट नहीं काट सकते उनके लिए MUTS की व्यवस्था है, यानी मोबाइल से आप देख सकते हैं कि मोबाइल से ये जो भारतीय रेल के जो कर्मी हैं वो मोबाइल के द्वारा उसे टिकट जो है काट कर और हाथों हाथ मुसाफिर को देने का काम कर रहे हैं। हम CPRO नॉर्दर्न रेलवे से बात करेंगे। सर, ये जो MUTS है ये है? देखिए, ये मोबाइल टिकटिंग सिस्टम है। ये एक नया प्रकार का इनोवेशन है। कुंभ के टाइम से शुरू हुआ और अभी छठ के अवसर पर इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसमें यात्रियों को एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है अनरिजर्व क्लास का टिकट लेने की। हमारे ये रेल सेवक हैं कमर्शियल विभाग के, ये जगह जगह जहाँ पे लोग हैं, जहाँ भीड़ है टिकट काउंटर पे या जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ जाके और पूछते हैं आपने टिकट लिया कि नहीं लिया। नहीं लिया तो मैं आपको टिकट देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर मोबाइल के माध्यम से इनके पास एक देखें आप ये मशीन भी है जिसके माध्यम से एक तरह से ट्रांसपॉन्डर है और ये टिकट प्रिंटिंग मशीन है, ये मोबाइल से कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसके इन दोनों के प्रयोग से, मोबाइल और इस गैजेट के प्रयोग से तुरंत अनरिजर्व टिकट बुक किया जाता है और यात्रियों को दिया जाता है। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल रही है और इस कदम की यात्री बहुत सराहना भी कर रहे हैं। तो ये एक भारतीय रेल की बेहतरीन पहल है जिससे मुसाफिरों को टिकट के लिए टिकट काउंटर पर माथापच्ची करने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं रही। कैमरामैन केशव के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट एड मेडिकल बूथ की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां डॉक्टर मौजूद है और किसी भी यात्री की तबीयत खराब होने पर तुरंत प्राथमिक इलाज किया जाता है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने इस मेडिकल बूथ का भी जायजा लिया। छठ पूजा के मौके पर होल्डिंग एरिया में प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड सहायता बूथ भी बनाया गया है, जो आप नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जो सहायता बूथ है उसका गठन किया गया है और इसके तहत तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है और नर्सिंग स्टाफ वो यहाँ पर मौजूद है। कैसा रिस्पॉन्स है सर ये मुसाफिरों के लिए किया गया है? कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हम लोग तो ये चाहते हैं कि सभी स्वस्थ आएँ। जो लोग इमरजेंसी में चोट लग के आ रही है उनकी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं और जिनको उल्टी दस्त लग रही है हम उनको ORS का घोल और उनको दवाई दे रहे हैं और इमरजेंसी में तुरंत अटेंड किया जाता है। दूसरा, कोई बेहोश होता है या अनकॉन्शियस होता है तो उसको एम्बुलेंस के साथ तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है LNJP हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी हम भेज देते हैं। अगर कोई मरीज ज्यादा अगर बीमार होता है, आपात स्थिति होती है तो फर्स्ट एड के बाद आप उसे हॉस्पिटल शिफ्ट? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे पास हालांकि ऑक्सीजन भी है, हमारे पास जो है वो झटका देने के लिए AED भी है, लेकिन क्या है कि हम कोशिश ज्यादातर ये रहती है कि समय बर्बाद करने की बजाय हम लोग उसको तुरंत। मुसाफिर यहाँ आ रहे हैं, लोग दवा ले रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब तक आपको मैं बताता हूँ, कल शाम तक हमारे पास जो है 530 से ज्यादा हो चुके थे। कि तमाम उपकरणों से लैस होकर जो ये उत्तर रेलवे अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, वो पूरी तत्परता के साथ यहाँ मौजूद हैं ताकि किसी भी मुसाफिर को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर उनका तुरंत प्राथमिक उपचार किया जा सके। कैमरामैन केशव के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वे सबरीमाला पर्वतीय तीर्थ स्थल में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजन के लिए गईं। तो वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने पंपा नदी और गणपति मंदिर में प्रारंभिक अनुष्ठान किए और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू पिछले 5 दशकों में सबरीमाला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने से पहले धाम में विधिवत पूजा अर्चना हुई। अब भक्तों को देवी गंगा के शीतकालीन निवास मुखी मठ गांव में पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने नागपुर में आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यालयों का अवलोकन किया और इस दौरान संजय जाजू ने संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत अब कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले आकलन में 10वें स्थान की तुलना में हमने वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान प्राप्त किया है। वार्षिक वृद्धि के मामले में भी हमने वैश्विक स्तर पर अपना 3रा स्थान बनाए रखा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये उपलब्धि मोदी सरकार की वन संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाओं और नीतियों व राज्य सरकारों की ओर से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण प्रयासों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में नीरज को ये सम्मान चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया। कार्यक्रम में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना व टेरिटोरियल आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मानद नीरज चोपड़ा दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और उत्कृष्टता की भारतीय भावना का प्रतीक है। उन्होंने अपने अनुशासन और समर्पण से न केवल खेल जगत में बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बनने का काम किया है। नीरज की उत्कृष्ट उपलब्धियों और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके योगदान के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 16 अप्रैल 2025 को टेरिटोरियल आर्मी में मानद कमीशन प्रदान किया था। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश करेंगी। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है और अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। मुकाबले से पहले नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन था जो बारिश के चलते रद्द कर दिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चौथे और अंतिम स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। और देश में हवाई यातायात को सर्वसुलभ और समावेशी बनाने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हुई है। मंत्रालय इस क्षेत्रीय संपर्क योजना की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना ने 9 वर्षों में 3.23 लाख उड़ान फ्लाइट्स के माध्यम से 1.56 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है और इस योजना के तहत 449 मार्गों का संचालन शुरू किया गया जो 93 अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ता है, जिनमें 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रम शामिल हैं। और इस बीच एयरलाइन ऑपरेटर और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के लिए सरकार ने VGF के रूप में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए हैं और क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं के तहत
हवाई अड्डे के विकास में 4,638 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया है कि एक विस्तारित उड़ान फ्रेमवर्क के माध्यम से अप्रैल 2027 के बाद भी इस योजना को जारी रखने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है और इसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क और लगभग 120 नए गंतव्यों का विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।